हाँ। तो देखो बजट क्या है ना, जैसे घर में हम लोगों के बजट बन मतलब ऐसा कोई बनाया नहीं जाता है, लेकिन घर में जैसे घर का बजट होता है कि घर में लोग इतना कमा रहे हैं और महीने में हमको इतना खर्चा हो रहा है, ये बजट होता है। इसी तरह सरकार का भी एक अपना बजट होता है। ठीक है। उसमें सरकार क्या दिखाती है? अब जैसे देखो, घर का मान लो जैसे बजट है। ठीक। अब घर का बजट है, ये मान लो तुम्हारे होम का। तो इसमें हम लोग एक तरफ देखते हैं कि हम लोग एक तरफ देखते हैं क्या, कि कितनी आमदनी है, यानी इनकम कितनी है, और दूसरी तरफ देखते हैं कि एक्सपेंडिचर कितना है। ये देखते हैं। हम्म। अब मान लो कि जॉइंट फैमिली है। ठीक है। जॉइंट फैमिली है, या मान लो एक फैमिली है जिसमें जो पति है, जो हस्बैंड है, वो कहीं जॉब करते हैं। ठीक है। जिसमें कि मान लो ये घर है। इसमें जो हस्बैंड है ये कहीं बाहर जॉब करते हैं, मान लो सऊदी चले गए जॉब करने। ठीक। सऊदी चले गए जॉब करने हस्बैंड। हस्बैंड कहाँ चले गए? सऊदी अरब। ठीक है। और जो वाइफ हैं वो घर पे खाली बैठी थी, तो उन्होंने घर पे ही अपने एक परचून की दुकान खोल ली, शॉप। ठीक। अब दोनों लोगों में ये भी सऊदी से लौट के आएंगे तो पैसा लेके आएंगे, ये भी पैसा कमा रही हैं। ठीक है। ये जब सऊदी से आएंगे तो बोरा भर के पैसा लाएंगे, ये डेली कुछ ना कुछ कमा रही हैं। तो इन्होंने ये प्लान हुआ कि हम जब सऊदी से जो पैसा लेके आएंगे, एक मुश्त पैसा, उसको हम क्या करेंगे, किसी बड़ी चीज में इन्वेस्ट करेंगे। ये नहीं कि उसका सब्जी रोटी सब्जी और आटा खरीद रहे हो घर के खाने के लिए, ये नहीं। बड़े खर्चे इस पैसे से होंगे। ठीक। क्या होगा? बड़े खर्चे। बड़े खर्चे जो होंगे वो इससे किए जाएंगे, इनके पैसे से। और डे टू डे खर्चे, यानी कि बच्चे को टॉफी चाहिए, फीस भरनी है स्कूल, ये सब सारे खर्चे जो हैं वो इस शॉप से हो जा रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? तो यानी कि छोटे खर्चे ये कर रही हैं, छोटे खर्चे। अच्छा। अब बात ये हुई कि दोनों लोग अपना अपना हिसाब भैया अलग रखेंगे। भले हमारे पास पैसा आ रहा है, सब कुछ हमारे ही घर में रहेगा, लेकिन दोनों का हिसाब किताब क्या रहेगा? अलग रहेगा। छोटे छोटी आमदनी छोटे खर्च एक जगह रहेंगे, और बड़ी आमदनी और बड़े खर्च एक जगह रहेंगे। ठीक है। छोटे वाले जो खाते थे, ये चूंकि ये डेली का खाता था, तो इसका नाम दिया गया राजस्व। क्या नाम दिया गया? राजस्व खाता, यानी रेवेन्यू अकाउंट। इसमें जो भी छोटी दुकान पर इनकम आ रही है, या दुकान से हम जो खर्च कर रहे हैं छोटी मोटे खर्च, वो हम किस में रखेंगे? तो राजस्व खाता में दोनों हैं, इनकमिंग भी है आउटगोइंग भी है, लेकिन दोनों कम अवधि वाले। समझ गए? और उसी तरह से बड़े खर्चों के लिए जो खाता बनाया गया उसका नाम था कैपिटल अकाउंट या पूंजीगत खाता। ये पूंजीगत बजट या खाता, या इसी को हम कहेंगे क्या, कैपिटल अकाउंट। इसमें भी दोनों हैं, खर्चे और इनकम। अब खर्चे में क्या, मान लो इनको सऊदी वापस जाना है ना?
तो पैसा तो आया कि चलो ठीक है, आप सऊदी से आए हैं तो खूब पैसा लेके आए हैं, इनकमिंग तो हुई है। लेकिन खर्चे क्या होंगे कि मान लो प्रॉपर्टी खरीद ली है, ठीक है, या फिर वापस सऊदी जाना है तो हवाई जहाज का टिकट बुक करना है ना। और आएंगे तो कम से कम 6-7 महीने तो रहेंगे ही, फिर साल भर बाद जाएंगे। तो कैपिटल अकाउंट में भी दोनों चीजें हैं, इनकमिंग भी और आउटगोइंग भी, लेकिन ये लंबी समय अवधि वाले। तो शॉर्ट टर्म वाले जो होते हैं वो राजस्व खाता में, और लॉन्ग टर्म वाले जो होते हैं वो किसमें। ठीक, यहां तक क्लियर है। ठीक, तो वही ये कह रहा है कि सरकारी बजट को यानी गवर्नमेंट बजट को दो में डिवाइड किया गया। एक था आपका रेवेन्यू अकाउंट यानी कि राजस्व बजट, और दूसरा है आपका कैपिटल अकाउंट यानी कि पूंजीगत बजट। इसको फिर से दो में बांटा है, राजस्व प्राप्तियां यानी रेवेन्यू रेसिट्स जो छोटी अवधि के लिए है ना, और राजस्व व्यय यानी कि रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर यानी कि छोटा मोटा जो खर्चा हो रहा है। ठीक, इसी को पहले देख लेते हैं। राजस्व प्राप्तियां में क्या क्या है, कर राजस्व यानी वह राजस्व, वह रेवेन्यू, वह इनकम जो आ रही है किससे, टैक्स से। तो डे टू डे टैक्स आ रहा, या फिर गैर कर राजस्व बर, गैर कर राजस्व बर मतलब सर्विस टैक्स, ना सर्विस चार्ज, सॉरी टैक्स नहीं, या मान लीजिए कि चालान कर रहे हैं, ठीक है, फाइन लगा रहे हैं किसी प्रकार का, तो वो सब क्या हो गया है, गैर राजस्व व्यय में आ जाएगा। तो ये इनकमिंग है प्राप्तियां में। अब माने डेली, डे टू डे चालान रोज कटते हैं, तो वो हो गया। अब राजस्व व्यय देख लो क्या क्या होता है, यानी डे टू डे के जो खर्चे हैं उनको देख लेते हैं कि क्या होता है। योजनागत राजस्व व्यय, गैर योजनागत राजस्व व्यय, ठीक है ना। एक है प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरा क्या है, नॉन प्लान। ठीक, पूंजीगत प्राप्तियां इसमें नहीं दिया है। पूंजीगत प्राप्तियां हम अभी आगे देख लेंगे कि क्या क्या होती हैं। अभी पूंजीगत व्यय में देख लो क्या क्या है। तो योजनागत पूंजीगत व्यय यानी कि हम क्या बना रहे हैं, हाईवे बना रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा खर्चा कर रहे हैं। और पूंजीगत गैर पूंजीगत, गैर योजनागत पूंजीगत व्यय यानी कि नॉन प्लान्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, जैसे प्लानिंग कमीशन का नाम सुने थे, अब नीति आयोग हो गया है वो। तो इन लोग प्लान करते हैं कि अगले 5 साल में हम ये व्यय करेंगे, ठीक है ना, वो लंबे खर्च। गैर योजनागत पूंजीगत व्यय यानी कि मान लो कहीं भूकंप आ गया, तो वो तो प्लान किया नहीं था कि यहाँ पे अच्छा यहाँ 21 तारीख को भूकंप आएगा और हम लोग 22 को यहाँ पे खर्चा करेंगे, जो बिल्डिंग टूटी है उसको दोबारा बनाएंगे, या जो हाईवे टूट गया है वो दोबारा बनाएंगे। तो वो किस में आ गया, गैर योजनागत व्यय। समझ रहे हो ना, कि बाढ़ आई, रोड बह गई, अब ये तो प्लान में था नहीं, लेकिन खर्चा तो हुआ, तो उसमें, समझ रहे हो। तो ये हो गया हमारा गवर्नमेंट बजट, दो पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, हाँ, प्राप्तियों का वर्गीकरण यहीं से करना है ना। तो अब देखो, राजस्व प्राप्तियां यानी कि जो हमने अभी डायग्राम देखा था, राजस्व प्राप्तियां ये वाला, इसको जानते हैं डे टू डे वाला, उसको देखते हैं कि क्या क्या होती। इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है प्रत्यक्ष कर, क्या आया, प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स, यानी अप्रत्यक्ष कर, जैसे प्रोडक्शन कर, ठीक, सीमा शुल्क, है ना,
कस्टम तथा सेवा कर यानी कि सर्विस टैक्स, ये सब इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? जो कि व्यक्तिगत आय पर यानी कि इनकम पर जो टैक्स लगता है डायरेक्ट टैक्स। तो ये सब आ गए, टैक्स वाला हमने देखा। अन्य प्रत्यक्ष करों जैसे कि संपत्ति कर, उपहार तथा संपत्ति शुल्क, ये कागजी कर इन्हें कहा गया है। लेकिन कुल मिलाकर के बात ये समझनी है हमें कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, नॉन टैक्स, ये सब जो नॉन टैक्स राजस्व होगा यानी गैर कर कर प्राप्तियां होंगी, फाइन शुल्क, ये सब सर्विस टैक्स, ये सारी चीजें जो हैं हमें देखने को मिलती हैं उस यानी कि ये वाले में। ठीक है। अब देख लेते हैं राजस्व व्यय को। ठीक है। ठीक। हाँ। हाँ। ठीक है। ये कहाँ से क्या लगा है? 5.1.2 आया। अब इसके बाद है रेवेन्यू रेसीट, हो गया ना। अब उसके बाद है कैपिटल रेसीट। अब देखो ये बता रहा है नॉन टैक्स वाले में क्या क्या है। तो नॉन टैक्स वाले में है इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट ऑफ लोन्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, डिविडेंड एंड प्रॉफिट। मतलब मतलब जैसे मान लो कि सरकार ने किसी को लोन दिया है, तो लोन दिया है, अब उस लोन पर उसको ब्याज मिल रहा है, वो ब्याज जो है वो भी उसका डे टू डे वालेट में आ जाएगा। ठीक है ना, यानी राजस्व प्राप्तियों में वो आ जाएगा, ये चीज। ठीक है। अब है पूंजीगत प्राप्तियां यानी ये वाला, सॉरी, ये ऐसे ऐसे दिखा रहा है, पहले इसने ये बता दिया, अब ये बता रहा है पूंजीगत प्राप्तियां। मतलब तुम क्या समझते हो कैसी प्राप्ति होगी? बड़े बड़े पैमाने पे बड़े समय में जो आएगी वो। तो पूंजीगत प्राप्तियां क्या है? कि सरकार को ऋणों के रूप में धनराशि मिलती है। समझ रहे हो? जैसे सरकार ने क्या किया, लोन लिया, ठीक है, तो वो पैसा प्राप्त किया ना, तो इसे क्या कहेंगे, पूंजीगत प्राप्ति। अथवा सरकार ने मान लो एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज कर दिया, निजी कर दिया, निजीकरण जिसे कहा गया, जैसे अडानी को उसने एयरपोर्ट दे दिया, तो अडानी अगर एयरपोर्ट ले रहा है तो सरकार को उसके बदले पैसा देगा, है ना। या फिर मान लो एयर इंडिया है, एलआईसी है, सरकार अगर इनको बेच रही है प्राइवेट लोगों के हाथ में, तो उसके बदले में पैसा ले रही है, तो वो पैसा आ रहा है। रोज तो सरकार बेचती नहीं है, जितनी भी सरकारी संपत्ति हैं ये साल में, 2 साल में कभी एक बार सरकार डिविडेंड उसको बेचती है, सॉरी, ठीक है ना। अब उस पे आने वाला जो प्राप्ति है वो भी बड़ी अमाउंट है, तो वो भी किस में जाएगा, वो भी इसमें जाएगा। ठीक है। अच्छा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरों द्वारा अपने शेयरों की बिक्री, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर वाले उपक्रमों का विनिवेश भी कहते हैं, यानी डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं उसे। डिसइन्वेस्टमेंट जानते हो, विनिवेश जानते हो क्या होता है? विनिवेश नहीं जानते? देखो, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, एक कोई भी सरकारी कंपनी का नाम बताओ। ऐसी कंपनी जो कि सरकारी है। तुमको एक को सरकारी कंपनी का नाम नहीं पता है? बहुत सही।
तुमको ले दे करके BSNL ही याद आया जो पहले ही खत्म हो चुका है। हाँ, अरे इंडियन रेलवे नहीं ना, इंडियन रेलवे क्या है? हाँ, सरकारी कंपनी है। गेल, सेल, NTPC, ये सब कम। अच्छा गेल। हाँ, एग्जाम लेते हैं तो वो तो एग्जाम लेते हैं कि आप उनके यहाँ जॉब करिए ना, वो तो जॉब के लिए एग्जाम होता है ना वहां पे। NTPC में क्या होता है बताओ? इतना मारेंगे ना। NTPC का फुल फॉर्म क्या है? बहुत कुटाई की जरूरत है तुमको। NTPC का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है। NTPC जो है यह एक सरकारी कंपनी है, इसे PSU कहा जाता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। क्या कहते हैं इसे? PSU। ठीक। PSU इसे कहा जाता है, ठीक है ना। अब मैं बता रहा हूं, NTPC जो है इसके नाम में क्या आ रहा है? थर्मल पावर। यानी कि क्या है थर्मल पावर का मतलब? बिजली वाला। तो कोयला जला करके बिजली पैदा करने वाली एक ये कंपनी है, और ये बिजली अपनी फिर बेचती है। ठीक। अब NTPC का में मान लो सरकार ने NTPC के 100 शेयर लॉन्च किए। कितने शेयर? शेयर जानते हो कि नहीं? शेयर मतलब होता है एक तरीके का कंपनी में आपकी कितनी प्रॉपर्टी है। हम्म। अब मान लो इस कंपनी में, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन में 100% शेयर जो है, और 100 शेयर है इस कंपनी का। इस 100 शेयर में से 75 शेयर मान लो सरकार के पास है। नहीं, अब मान लो जैसे मैंने मैंने एक कोचिंग खोली। हाँ। शेयर का काम क्या है पहले ये जानो। थोड़ा सा डिटेल में ही कर दे रहे हैं। शेयर का काम क्या है? मान लो मैंने कंपनी खोली, एक एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं। शेयर कैसे काम करता है देखो। मान लो मैंने एक कोचिंग खोली, और उस कोचिंग का नाम मैंने कुछ भी रखा, ABC। या अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो मधुकर सर हैं। ठीक है ना, मेरी तो मतलब मधुकर सर इज मधुकर सर। तो मधुकर सर ने एक कोचिंग खोली, मान लो उसका नाम उन्होंने रखा MK अकेडमी। क्या रखा? ठीक है, MK अकेडमी इन्होंने खोला। अब NK अकेडमी को इनको पता है कि मान लो कि 50 लाख रुपए लगा करके इन्होंने इसको खोल दिया। ठीक है। अब 50 लाख रुपए मान लो इन्होंने लगा करके खोल तो दिया, लेकिन ये एक सेटअप बन गया छोटा। इनको ये पता है कि अगर मुझे 1 करोड़ रुपए और मिले, 1 करोड़ और मिल जाए, तो मेरी मतलब जो कोचिंग है ये और ज्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि अब कंपनी का 1 करोड़ रुपए की वैल्यू का शेयर लॉन्च कर दिया। ये चला गया यही। अब उन्होंने क्या किया देखो, उन्होंने क्या किया, उनको कितने की जरूरत है? 1 CR की, 1 करोड़ की। उन्होंने क्या किया कि 1 करोड़ रुपए का शेयर लॉन्च कर दिया। भाई
1 करोड़ रुपए चाहिए फैक्ट्री कोचिंग में लगाने के लिए, लेकिन नहीं है। तो ये पैसा कहाँ से आएगा? तो जो शेयर लेंगे वो पैसा देंगे, वो पैसा ये 1 करोड़ लगाएंगे, बदले में क्या है, आपको मालिकाना हक थोड़ा थोड़ा दिया जाएगा। ठीक है, 1 करोड़ का शेयर उन्होंने लॉन्च किया। ठीक, उस 1 करोड़ को लोग खरीदेंगे शेयर को। अब वो 1 करोड़ का जब शेयर मार्केट में बिक जाएगा तो सर के पास कितना पैसा आ जाएगा? 1 करोड़। अब ये उस पैसे को लगा सकते। ठीक है, उसी प्रकार अगर सरकार जो है, सरकार भी ऐसे ही काम कर रही है। उसने, उसकी एक कंपनी है, मान लो ए, सरकारी कंपनी। उन लोगों ने भी पहले, सरकार के पास कहां से पैसा आएगा? सरकार के पास तो एक ही पैसा है कमाने का, वो है टैक्स। इसके अलावा तो सरकार के पास कोई अपना इनकम तो है नहीं। जब शुरू शुरू में, जिस समय अभी कोई कंपनी नहीं होगी, तो उस समय सरकार के पास पैसा अभी तो मान लो चलो एनटीपीसी कुछ पैसा वैसा कमा ली तो सरकार को मिल गया, वो ठीक है। लेकिन जिस समय ये नहीं होगी, उस समय तो एक ही तरीका था, कर वसूलने का। हम्म, तो सरकार ने उस समय शेयर लॉन्च किया होगा कि लोग भाई खरीद लो हमारा शेयर, है ना। मान लो कि कंपनी के पास 100 शेयर थे, सरकार ने इस कंपनी में, उसमें कंपनी की इवैल्यूएशन होती है कि कंपनी कितने की है, तब वो एक शेयर का दाम डिसाइड होता है। अब उसमें क्या होता है कि 100 शेयर थे उस कंपनी के, सरकार को ऐसा लगा कि इसमें से हम अगर 25 शेयर बेच देते हैं, तो हमको कुछ पैसा आ जाएगा। सरकार ने क्या किया, 75 शेयर अपने पास रखा, 25% क्या किया, बेच दिया। ठीक, प्राइवेट को। अब ये है 75, ये है 25। प्राइवेट के पास कितना है, और गवर्नमेंट के पास कितना है, 75। इस समय मालिकाना हक किसका है? क्यों? ज्यादा शेयर इसके पास है। समय ऐसा आ जाए कि गवर्नमेंट हो जाए 25 और ये हो जाए कितना, मान लो गवर्नमेंट मानी नहीं और बेच दी अपने शेयर को, तो अब कौन है मालिक? प्राइवेट। क्यों? क्योंकि उसके पास शेयर ज्यादा है, मालिकाना हक उसका ज्यादा है। इसी, अच्छा, जब ये अपने, मान लो 75 से 25 आई है, तो ये कितना बेची होगी अपना? 50। 50 शेयर बेची होगी तभी तो 75 से 25 आई ना। तो ये 50 शेयर बेचने के बदले में उसने इनसे क्या लिया होगा? उसने इनसे पैसा लिया होगा ना। तो इसी प्रोसेस को, कि जिसमें सरकार अपना शेयर बेचती है, ठीक है ना, और पैसा कमाती है, उसको कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कि विनिवेश। निवेश नहीं कर रही है, अपना विनिवेश कर रही है। और ऐसा विनिवेश, ऐसा डिसइन्वेस्टमेंट जिसमें कि सरकार का मालिकाना हक खत्म हो जाए, उसी को प्राइवेटाइजेशन कहते हैं, या निजीकरण कहा गया। सरकार अगर ये काम जानबूझ करके करने लगे कि हाँ भाई हम अपना 25 कर दे रहे हैं, पैसा जो आएगा उसे कहा गया है प्राइवेटाइजेशन। तो विनिवेश होता है कि शेयर, अपना पहले का शेयर बेच करके और उस पर प्रॉफिट कमाना, या प्रॉफिट कह रहे हैं, उससे पैसा कमाना। प्रॉफिट तो अलग चीज है, हम तो अपना वस्तु बेच रहे हैं, वो होता है। हम अपना मालिकाना हक अगर खो रहे हैं तो दैट इज प्राइवेटाइजेशन। सरकार अगर अपना मालिकाना हक खो रही है या हटाना चाह रही है तो उसे प्राइवेटाइजेशन। तो जैसे एयर इंडिया, नाम सुना है एयर इंडिया का? एयर इंडिया को अभी टाटा ने खरीद लिया। तो टाटा ने क्या किया होगा, पहले एयर इंडिया में 75 शेयर होगा, टाटा ने 75 अपने पास ले लिया। अब मालिकाना हक एयर इंडिया का टाटा के पास है। समझ गए? तो ये चीजें जो हैं, ये मेन मतलब डिसइन्वेस्टमेंट या विनिवेश जो है। अब देखो, बात समझना। चलो ठीक है, ये हम समझ गए कि मधुकर सर के का हमने शेयर ले लिया। अब इससे फायदा क्या है? हम शेयर अगर ले भी लिए तो इससे फायदा क्या है? तो दो फायदे होते हैं। अब शेयर का, मान लो हमने शेयर को खरीदा था कितने में,
200 रुपए में। कितने में खरीदा था? शेयर को हमने खरीदा था 200 रुपए में। 10 साल बाद इस शेयर की वैल्यू हो गई 2000 रुपए। कितनी हो गई? तो ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट था ना, हमने 200 लगाया था और अब कितना हो गया 10 साल में? 2000 रुपए हो गया। ठीक है। लेकिन शेयर में एक फायदा और होता है, वो ये होता है कि चलो कंपनी की तो वैल्यू बन गई, बढ़ गई, बढ़ गई, इस तरह तो हम सोना खरीद लें। बात समझ रहे हो? लेकिन अगर मेरा मालिकाना हक है किसी पे, तो हम कभी पहन भी तो सकते हैं ना। बात समझ रहे हो ना? बात ये है कि मान लो हम सोना कहीं कोई कह दे कि तुम अपना पैसा हमको दो, इसके बदले में हम तुम्हारे लिए सोना खरीद के रखे हुए हैं। तुमको पता है कि हाँ मेरा सोना वहां पे रखा हुआ है, लेकिन तुम उस पे अपना मालिकाना हक समझोगे? नहीं, क्योंकि जब तुम्हारा पहनने का मन करेगा तो तुम कहोगे भैया थोड़ा दे दो, हम पहन ले अपना सोना। तो अगर हमने शेयर खरीद लिया, मान लो शेयर हमने खरीद लिया, तो खरीदने और बेचने का तो मेरे पास मतलब अधिकार है, लेकिन वो मालिक वाली फीलिंग कैसे आएगी? तो इसलिए कंपनियां क्या करती हैं कि जब सालाना जो प्रॉफिट होता है, जो प्रॉफिट होता है ना सालाना, उस प्रॉफिट में सब कुछ खर्चा उर्चा काट करके वो हर एक शेयर होल्डर के अकाउंट में पैसा भेजती हैं, प्रॉफिट का एक हिस्सा जितना वो शेयर लिए हैं। तो उनका शेयर का तो शेयर बना हुआ है, साथ ही साथ उनको सालाना 6 महीने पे जब भी कंपनी अपना प्रॉफिट को कैलकुलेट करती है, तो सबके हिस्से में, सबके अकाउंट में, किसी को 500, किसी को 1000, जिसका जितना शेयर है उस हिसाब से उसको पैसा भी भेजती रहती है। तो ये आभास रहेगा कि हाँ भाई हमारा मालिक मेरी कंपनी है। समझ रहे हो मेरी बात? तो अब समझना, सरकार ने यहां पर 75, अभी ये नीचे वाला भूल जाओ, यहां पर सरकार का कितना है? 75। तो सरकार भी मंथली इनकम पाएगी ना। ये एनटीपीसी जितना प्रॉफिट बनाएगी, तो शेयर का शेयर तो है चलो सरकार के पास, लेकिन उस शेयर पर कुछ प्रॉफिट भी तो सरकार पाएगी ना, जो मैं तुमको बताया चला महीने महीने में भेजे रहेंगे, है ना? तो वो जो प्राप्तियां होती हैं वो भी एक प्राप्ति हो रही है सरकार को, है ना? लेकिन वो प्राप्ति हर महीने हो रही है, इसीलिए उस प्राप्ति को हम रखेंगे राजस्व प्राप्ति में, जो इस पर हमको पेमेंट आ रही है। ठीक। लेकिन जब हमने इस शेयर को बेच दिया, बात समझ रहे हो ना? जब हमने इस शेयर को 25 पे आ गए, चाहे नहीं, चाहे हम कहते हैं कि 75 से 70 पर आ गए, अभी भी मालिकाना हक है, लेकिन बेचा तो ना अपना शेयर। यहां पर पेमेंट, यहां जो अब पैसा आएगा ये पेमेंट पे नहीं आ रहा है, यहां जो पैसा आ रहा है वो शेयर बेचने पे आ रहा है। समझ रहे हो ना? तो ये वाला जो पैसा है, जो कि डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश करके आ रहा है, शेयर को बेच करके आ रहा है, उस पैसे को हम लोग पूंजीगत राजस्व में प्राप्ति में रखेंगे। समझ गए ना? बात समझे? मैंने तुमको 1000 रुपए दिया, मेरे पास दो अकाउंट हैं, एक है राजस्व प्राप्ति, एक है पूंजीगत प्राप्ति। मैंने तुमको कभी 10 लाख रुपए लोन दिया था, तुमने हमसे उधार मांगा, मैंने तुमको दिया था 10% ब्याज पे। ठीक है, यह है हमारा राजस्व प्राप्ति, यह है हमारा पूंजीगत प्राप्ति। उस 10 लाख रुपए के बदले तुम जो मुझे महीने महीने का सूद दोगे, डे टू डे वाला, वो किस में जाएगा? राजस्व प्राप्तियों में, क्योंकि ये डे टू डे आ रहा है। और जिस दिन तुम मेरा 10 लाख रुपए मुझे लौटा दोगे, वो किस में जाएगा? क्योंकि लंबे समय का पैसा वापस आया। समझ रहे हो ना? ये होता है कैपिटल और सॉरी रे से रेवेन्यू, यानी राजस्व और पूंजीगत का अंतर। इतना समझ गए हो ना? कोई कोई इसमें वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक। तो वही बात यहां पर कह रहा है कि पूंजीगत व्यय, रेवेन्यू, हाँ यहाँ पे थे हम लोग ना।
अब पूंजीगत प्राप्तियां क्या क्या है, अब तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पूंजीगत प्राप्तियां वो होती हैं कि सरकार को ऋणों के रूप में भी धनराशि मिलती है। अब किसी ने मुझे लोन दे दिया 10 लाख का सरकार को, तो ये भी उसके कैपिटल में जाएगी। लेकिन एक चीज मुझे बताना, सरकार इस जो 10 लाख लोन ली है इस पर वो ब्याज देगी, है ना? तो उसको राजस्व नहीं, किसमें, राजस्व व्यय में रखेंगे कि पूंजीगत व्यय में रखेंगे? राजस्व व्यय में, क्योंकि जो ब्याज है वो हम डे टू डे महीने भर रहे हैं। भले वो पैसा आया कहाँ, प्राप्तियों में, लेकिन हम जो उस पर ब्याज भरेंगे वो किस में दिखाएंगे? डे टू डे उसको हम भर रहे हैं। ठीक है, तो अब पूंजीगत प्राप्तियों को हम देख लेते हैं कि पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती हैं। कि सरकार को ऋणों के रूप में भी धनराशि मिलती है, या संपत्ति को बेचने से भी, वो जो मैंने बताया कि शेयर अपना बेच दी। ठीक है, जिन संस्थाओं से ऋण लिया है उन्हें इसकी अदायगी भी करनी होगी, अतः ऋणों से देयता पैदा होती है, मतलब लायबिलिटी। हम्म इसी प्रकार सरकारी संपत्ति की बिक्री, जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों द्वारा अपने शेयरों की बिक्री, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण क्रमों का विनिवेश होता है, यानी डिसइन्वेस्टमेंट होता है। ये सरकार की वित्तीय संपत्ति की मात्रा कम हो जाती है। यहाँ पर भाई वित्तीय संपत्ति की मात्रा कम हो रही है ना, पहले एयर इंडिया भारत का था, अब टाटा का हो गया, तो संपत्ति घट गई। ठीक, सरकार की ऐसी भी सभी प्राप्तियां जिनसे देयता पैदा हो या वित्तीय संपत्तियों का कम होना हो, पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती हैं। बहुत बड़ी बात कह दिया है, इसको ध्यान से समझना, इस लाइन को, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कुछ और याद रहे या ना रहे, ये लाइन हमेशा याद रखना। इसको तुम, इस पॉइंट को लिख लो कि सरकार की ऐसी सभी प्राप्तियां, मैं बोल दूंगा अभी, पहले यहां समझ लो क्या कह रहा है। सरकार की ऐसी सभी प्राप्तियां जिनसे देयता पैदा हो, यानी लायबिलिटी पैदा हो, ठीक है ना, या वित्तीय संपत्तियों में कमी हो। तो मैंने तुमको बताया था, नहीं एक सेकंड देखो, मैंने तुमको क्या बताया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोग देख रहे हैं ना, क्या है? नहीं, रिसिट देख रहे हैं अब। ठीक है, पूंजीगत प्राप्तियां, तो ये कह रहा है क्या कि पूंजीगत प्राप्तियां जो हैं, बात समझना, पूंजीगत पूंजीगत प्राप्तियां, है ना? अब मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि दो चीज होती हैं, एक होता है असेट, दूसरा क्या होता है? लायबिलिटी, देनदारी। और ये क्या होता है असेट का मतलब? हाँ, अस्तियां, हाँ, आस्तियां जो असेट है। असेट मतलब कि शेयर है मेरे पास, ये मेरा असेट है ना? मेरे पास 5 बीघे की खेत है, ये मेरा असेट है। मेरे पास 10 किलो सोना है, ये मेरा असेट है। ये कह रहा है कि पूंजीगत प्राप्ति यानी कि कैपिटल रेवेन्यू, है ना, कैपिटल रेसिट, है ना, कैपिटल रेसिट यानी कि जो पैसा रिसीव हो रहा है, यानी कि पूंजीगत प्राप्तियां वो होती हैं जो कि या तो आपके असेट को घटा दें या आपके लायबिलिटी को बढ़ा दें। बात समझो ये, अब मैं समझा दूं कैसे। मैंने क्या कहा, जब सरकार ने अपना शेयर बेचा,
तो वो सरकार का असेट था, शेयर जो था, एयर इंडिया सरकार की असेट थी ना, है ना। सरकार ने जब उसे बेचा तो सरकार को क्या मिला, लेकिन उसका असेट तो घट गया ना, अब एयर इंडिया उसका नहीं है, तो असेट क्या हुआ। पहली चीज, सरकार को अगर कहीं से 10 लाख रुपए लोन मिला, ठीक, तो वो कहां पर आएगा, पूंजीगत प्राप्ति में। लेकिन अब ये तो हमारे ऊपर देनदारी हो गई ना, ये तो हमारी लाइबिलिटी हो गई, तो पहले से हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई कि घट गई, बढ़ गई। यानी हमको अब देनदारी कर, मतलब अब देना पड़ेगा ना, पहले हमको 1 रुपया नहीं देना था, अब 10 लाख के हम कर्जदार हैं, यानी हमारी लाइबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई, लाइबिलिटी बढ़ा। ऐसी हर प्राप्तियां जिसमें सरकार की संपत्ति या असेट कम हो या उसकी देनदारी या लाइबिलिटी बढ़ जाए, उसको हम पूंजीगत प्राप्ति कहते हैं। अब इसी में हम तुमको दूसरा भी अभी समझा देंगे कि पूंजीगत व्यय क्या होता है। पूंजीगत मतलब लंबे समय वाला, ठीक है ना। अब ये बताओ, ये तो प्राप्ति हो गई, अब मैं तुमसे कह रहा हूं पूंजीगत व्यय, ठीक। यहां भी मैंने लिखा असेट, यहां लिखा हमने लायबिलिटी, ठीक। पूंजीगत क्या, हम अब किसकी बात कर रहे हैं, पूंजीगत व्यय की, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब हमें ये बताओ, पूंजीगत व्यय मतलब हम जहां व्यय कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, पूंजी में कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट में कर रहे हैं, याद है ना। अब ये बताओ मुझे, अगर हम कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारा, जैसे मान लो हमने इन्वेस्ट किया, किसी कंपनी का शेयर खरीद लिया, या हमने कहीं इन्वेस्ट किया, कहीं जमीन खरीद लिया, ये सब लंबे खर्चे हैं ना, इसीलिए हम इनको कैपिटल में रखे हुए हैं। इन सारे केस में हमारा असेट बढ़ रहा है कि घट रहा है, असेट बढ़ रहा है ना, हमारे संपत्ति में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। तो ऐसा व्यय जिसमें असेट की वृद्धि हो उसे पूंजीगत व्यय कहेंगे, ठीक। अच्छा, मान लो मेरे पास एक पुराना लोन चल रहा है 10 लाख का, हमारे पास पैसा आया और हमको पता था कि लोन का हमें हमेशा ब्याज देना पड़ रहा है और इसको खत्म करना चाहिए। 10 लाख चूंकि बड़ी अमाउंट है, बड़े समय वाली अमाउंट है, हमारे पास कहीं से आया पैसा, मैंने वो 10 लाख रुपए को दे दिया, बैंक को वापस कर दिया। तो जब हमने उस 10 लाख रुपए को बैंक को वापस कर दिया, तो जो हमारा देनदारी थी, यानी जो हमारी लाइबिलिटी थी, वो बढ़ी की घटी, घट गई, क्योंकि पहले हम 10 लाख के कर्जदार थे, अब हम नहीं है। तो ऐसे खर्च जिससे कि लाइबिलिटी घटे से पूंजीगत व्यय कहते। ये देख लो, उन अंतर दोनों को समझ रहे हो ना, कि ऐसी प्राप्तियां और ऐसे खर्चे, ये अगर याद रह गया, समझ रहे हो ना। क्लियर है। तो वही चीज जो है कि अब पूंजीगत प्राप्तियां समझ में आ गई ना। अब वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो वाला जो हम लोग, ये देखो, हमने ये समझ लिया टैक्स नॉन टैक्स वाला, ये समझ लिया कैपिटल रिसीप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें कैपिटल रिसीट में असेट घटेगा, असेट घटेगा, लायबिलिटी बढ़ेगी, लोन लेंगे वो समय तो हम देनदार बढ़ेंगे या फिर हम अपने प्रॉपर्टी को बेचेंगे। इसमें क्या होता है, असेट बढ़ेगा, लायबिलिटी घटेगी। यानी मान लो एक सरकार
खर्च कर रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा रही है, रोड बना रही है, हॉस्पिटल बनवा रही है, तो उसका असेट बढ़ रहा है ना। और अगर सरकार के ऊपर पुछला कहीं, जैसे यहाँ पर लोन लिया था, इस लोन को अगर उसने भर दिया वापस, तो उसकी लायबिलिटी घट गई। तो ये हो गया। अब ये है हमारा क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ये वाला ना, ये वाला, ये क्या होता है देखो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, ठीक, जैसे हाँ, जैसे ब्याज अदायगी, मैंने बताया था ना कि जो लोन लिए थे उस पर जो हर महीने हमको ब्याज भरना पड़ेगा, वो किस में आएगा, रेवेन्यू, है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा, यानी कि राजस्व व्यय में। प्रतिरक्षा सेवाएं, डिफेंस में पेमेंट करनी होगी आर्मी के सैनिकों को जो भी करवा रहे हैं। उपदान, सब्सिडीज, जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है ना, वो सब्सिडी। वेतन, पेंशन, ये गवर्नमेंट के डे टू डे के खर्चे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम इनको कहाँ रखते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि डे टू डे के जो खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा, है ना। तो ये डे टू डे के जो खर्चे हैं, जैसे पेंशन, ठीक, डिफेंस, ठीक, और सब्सिडी, ये सब सरकार खर्चा करती है ना हर महीने। तो सरकार दो तरीके से खर्चा कर रही है चंद। एक है कि वो डे टू डे खर्चा कर रही है, और एक है यहां पर खर्चा कर रही है जिसमें असेट बन रहा है, ठीक है। अब तुमको एक एग्जाम्पल देता हूं, वो तुमको समझ में आ जाएगा। देखो, लोग कहते हैं कि मोदी जी की सरकार में बहुत काम हो रहा है, मोदी जी की सरकार ने हाईवे बनवा दिए, मोदी जी की सरकार ने डेवलपमेंट करा दिया, ठीक है। ये क्यों हुआ, इस चीज को समझ लेते हैं, ठीक है। देखो, तुमको पता है कि मोदी जी जो हैं, देखो हम लोगों को ये पता है, अभी तक के जो भी बजट को हमने देख लिया कि बजट में सरकार दो जगह खर्च, तो बजट में ना सरकार दो जगह खर्च करती है। पहला है कहाँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरा है कहाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू में क्या क्या आता है, पेंशन, डिफेंस और सब्सिडी वगैरह, यानी पेंशन देना, सैलरी देना, ये सब आता है। और जो यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसमें असेट बनता है, जैसे हाईवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब। पिछले समय की कांग्रेस गवर्नमेंट अपना ज्यादातर पैसा इस पे खर्चा करती थी, यानी पेंशन देने पे, सब्सिडी देने पे। लेकिन मोदी जी की जो सरकार है उसने इसको कम कर दिया है और इस पर ज्यादा खर्चा कर रही है, इसलिए हमें यहाँ पर असेट बनते हुए दिख रहा है। बात समझ रहे हो ना। सरकार ने, उसने भी इतना ही खर्च किया था, कांग्रेस ने भी उतना ही खर्च किया जितना मोदी जी ने, लेकिन कांग्रेस ने इस पे खर्चा किया था, मोदी जी ने इस पे खर्चा किया है, अंतर इतने का है। समझ रहे हो ना, ये है मसला, समझ गए। इसीलिए मोदी जी का काम हम लोगों को दिख रहा है। सब्सिडी मिलेगी तो किसी को मिल रही है, हमसे क्या मतलब है, तो हमें उससे तो कोई लेना देना था नहीं। हमारा लेना देना है इससे कि रोड, हाईवे, ये सब बने। बात समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या टाइम हुआ है जरा देखना तो। 10:10। अब देखो, राजस्व घाटा क्या होता है, यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट। तो राजस्व घाटा, घाटे का मतलब क्या है, घाटे का मतलब यह है कि इनकम कम है और खर्चा ज्यादा है, इसी को क्या कहते हैं, राजस्व घाटा। तो राजस्व यानी रेवेन्यू जो अकाउंट था, और एक कैपिटल अकाउंट था, तो रेवेन्यू रेसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी राजस्व आमदनी और राजस्व व्यय, इन दोनों को जब हम व्यय में से प्राप्ति को माइनस कर देंगे, अगर आ गया, मान लो हमारी कमाई कितनी है, हमारी कमाई है, प्राप्ति जो है सरकार की, वो है मान लो 100 रुपए, खर्चा कितना है, व्यय कितना है, वो है कितना, 200 रुपए। तो घाटा कितने का हुआ, 200 - 100 = 100।
कहाँ पर? तो राजस्व व्यय में मान लो कि 50 का खर्चा हुआ ना, तुम ये कह रहे हो कि यहाँ पर, तुम ये कह रहे हो कि यहाँ पे 50 ना, तो ये आ गया कितना, -50। 100 - 50, 50 - 100 करेंगे तो -50 आएगा। तो -50 ये दिखा रहा है कि कोई राजस्व घाटा नहीं हुआ है। जैसे ये बताओ मुझे, यहाँ पर हेडिंग में क्या लिखा है, घाटा ना। अगर घाटा पॉजिटिव में है तो इसका मतलब घाटा है, और अगर माइनस में है तो इसका मतलब है कि अभी हम 50 रुपया और भी दे देंगे तो हमें अभी घाटा नहीं होगा। बात समझ रहे हो? प्रॉफिट है ये अभी। अभी अगर माइनस साइन लगी है तो इसका मतलब है कि अभी प्रॉफिट में है। ठीक। जैसे एक ही, नहीं नहीं उल्टा नहीं करेंगे, तो हमेशा खर्चे में से प्राप्तियां, आप खर्च कितना कर, घाटा जब तुम निकालते हो, है ना, तो तुम हमेशा पहले खर्चा देखोगे कि मैं खर्च कितना कर रहा हूं, फिर मेरी प्राप्ति कितनी हुई। जैसे तुमने ये देखा, जैसे मान लो तुम ये बताओ, मैंने कहा कि इस महीने तुम 100 रुपए का तुमको घाटा हुआ है, तो तुम पहले क्या करोगे कि पहले तुम ये देखोगे कि हमारा खर्चा कहाँ कहाँ हुआ। अच्छा ये बताओ, जैसे मान लो तुम यहाँ रूम लेकर के रह रहे हो, हम्म, तो हमेशा जब तुम जोड़ते हो तो पहले घर से आया हुआ पैसा जोड़ते हो कि पहले ये जोड़ते हो कि तुमने कहाँ कहाँ खर्च किया है, पहले कहाँ कहाँ खर्च किया है। फिर तुम देखोगे कि अच्छा यहाँ पर पापा ने आज 10,000 भेजा था, फिर 15 दिन बाद 10,000 भेजा था, तो ये जोड़ा घर से 20,000, यहाँ से कितना आया है। तो इसीलिए हम पहले व्यय को जोड़ लेते हैं। ठीक है। ठीक। ये हो गया क्या तुम्हारा राजस्व। अब ये राजस्व घाटा मतलब ये जो, वो जो ग्राफ मैंने दिखाया था उसमें पहले वाले जो दो थे वो आपस में मान। अब आता है दूसरा, फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट, अब देखो, हाँ, जो हमने अभी देखा था राजस्व घाटा, इसमें हमने कौन से खाते को लिया, केवल राजस्व खाते को, रेवेन्यू अकाउंट को, यानी रेवेन्यू रेसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसी को क्यों, यानी डे टू डे वाला जो है ना, उसको मैंने किया। जब फिजिकल डेफिसिट जब हम लोग बात करेंगे, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं राजकोषीय घाटा, जब हम बात करेंगे तब हम सबको लेंगे, यानी कैपिटल को भी लेंगे और रेवेन्यू को भी लेंगे, सबको देखेंगे कि दोनों में कहाँ कहाँ खर्च हुआ है और कहाँ कहाँ आमदनी आई है, और तब हम उसको कहते। तो लिख लो इसका फॉर्मूला, केवल इतना लिखना, राजकोषीय घाटा मैंने कुल व्यय आपने कितना खर्च किया है, और कुल प्राप्तियां, मैंने राजस्व प्राप्ति, एक तो पहले राजस्व वाला, ठीक, रेवेन्यू वाला, पहले वाले अकाउंट का प्राप्तियां, प्लस दूसरे वाले में गैर ऋण से सृजित पूंजीगत प्राप्तियां, इसको मैं अभी समझा दूंगा इसका मतलब क्या है। समझ रहे हो? तो हमने क्या किया, चलते हैं वापस उस ग्राफ पे। ये है ना, क्या नहीं है,
चलो कोई नहीं, हम लोग यहाँ समझ लेते। देखो, पहला था क्या, राजस्व घाटा हमने पढ़ा, तो राजस्व घाटा में से इसमें से इसको घटा देते हैं। फिर आया क्या, सकल फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। उसमें हम क्या करते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर, तुमने क्या लिखा है, कुल व्यय, तो यानी कि एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ है, ये वाला एक्सपेंडिचर और ये वाला एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम, ठीक है ना। तो टोटल इनकम में मतलब राजस्व प्राप्तियां, ठीक, और ये आएगा कैपिटल रेसिट भी। लेकिन ये कह रहा है कि जब हम फिस्कल डेफिसिट को कैलकुलेट करते हैं तो इस कैपिटल रेसिट में तो हमको ये भी पता था ना कि लोन भी लिए कहीं से 10 लाख, तो वो इसी में आएगा। तो इसने कहा कि उस लोन को नहीं जोड़ेंगे, ये जो प्राप्ति हो रही है इसमें वो प्राप्ति रखेंगे जो कि किसी ऋण वाले से ना आ रही हो, गैर ऋण वाले। जैसे एसेट को बेच दिए भले वो ठीक है, लेकिन लाइबिलिटी बढ़ाने वाले कोई इनकम को इसमें काउंट हम नहीं करेंगे, तो गैर ऋणी वाले जो इनकम होगी उसको। तो वही चीज यहां पर आपसे कह रहा है कि राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण से सृजित पूंजीगत, इसको एक बार दोबारा से पढ़ोगे तो तुमको एकदम क्लियर हो जाए। समझ गए ना मेरी बात यहां तक। समझ गए। अब आगे इसमें एक और, अब देखो, मान लो फिस्कल डेफिसिट का क्या है मतलब, एफडी यानी कि राजकोषीय घाटा जो हम पढ़ रहे थे, वह था कि कुल व्यय, यानी कि हमने 500 रुपए खर्चा किया, ठीक, और आमदनी है हमारी कितनी, 350 रुपए। हमको कितने का घाटा हुआ, राजकोषीय घाटा कितने का है, 150। अब ये 150 रुपए कहाँ से आएगा, मान लो ये जो 150 रुपए आया है, भाई 500 रुपए गवर्नमेंट ने खर्च किया, 350 की ही आमदनी है, तो यानी कि ये 150 रुपए गवर्नमेंट कहीं से लाई होगी ना, उधार मांग के, लोन लेके। इसी को कहते हैं फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा। अब इसको पूरा करने के लिए सरकार लोन लेती है कि इसको हम पूरा करेंगे, इतने की हमको, और मतलब लोन लिए ले करके इस चीज को की है। तो अब ये फिस्कल डेफिसिट यानी कि 150 रुपए का राजकोषीय घाटा है, ठीक। ठीक है ना, तो ये हो गया तुम्हारा फिजिकल डेफिसिट। अब है तुम्हारा नेक्स्ट पॉइंट, सकल प्राथमिक घाटा। फार्मूला लिख लो। फॉर्मूला लिख लिया। अब ये देखो क्या कह रहा है, ठीक है ना, लिख लिया कि आगे हो? लिख लिया। सकल प्राथमिक घाटा बराबर सकल राजकोषीय घाटा माइनस निवल ब्याज दायित्व। तो बात समझो, अब ये क्या कह रहा है, ये क्या होता है, ये पूछ रहा है कि प्राइमरी डेफिसिट कितना है, तो प्राथमिक घाटा को प्राइमरी डेफिसिट। तो इसने कहा कि हमारा जो फिजिकल डेफिसिट आया यानी राजकोषीय घाटा जो आया, फिजिकल डेफिसिट था, उसमें ये जो एक्सपेंडिचर था ना 500, है ना, और ये क्या था, रेवेन्यू था, जो प्राप्ति थी। ये कहा कि इस 500 रुपए में, हाँ, इस 500 रुपए में हमारे वो भी पैसे थे
वो भी खर्च थे, क्योंकि हमने लोन का ब्याज भर रहे थे। मतलब आज बात समझो, हमने यहाँ पर देखा था ना कि उधर वाले में जो लोन का ब्याज का जो खर्च था वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ रहा था, है ना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि राजस्व व्यय में। हमने लोन जो लिया वो तो आया किस में, कैपिटल प्राप्तियों में, पूंजीगत प्राप्तियों में, लेकिन उस पर जो हम ब्याज भर रहे थे वह किस पे जा रहा था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे जा रहा था। समझ रहे हो मेरी बात। आज मान लो है क्या, मनमोहन कांग्रेस की सरकार 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार ने 2014 से पहले कुछ लोन लिया था, ठीक। कांग्रेस की सरकार गई, मोदी जी की सरकार आई, ठीक। मोदी जी की जो सरकार आई वो भी तो वो उस लोन का ब्याज भरेगी ना जो कांग्रेस ने लिया था। ऐसा तो है नहीं कि वो ब्याज नहीं भरेंगे। तो फिस्कल डेफिसिट तो मान लो चलो 150 आ गया, लेकिन मोदी जी ने ये कहा कि ये जो 150 आया है ना, इसमें इस 500 में, यानी ये जो खर्च हमने किया है इस 500 में, तो 50 रुपए वो ब्याज है जो हमने कांग्रेस वाले में दिया है। तो 500 में से एक्चुअली में हमारा जो सिस्टम में है वो तो केवल 450 है। वो 50 रुपए तो हम पिछले लोन का ब्याज भरे हैं, है ना, ब्याज, क्योंकि वो हमने वहां पर जोड़ा है ना कुल एक्सपेंडिचर में। तो इस 500 में 50 रुपए तो वो ब्याज भी था। तो असल में क्या है ना कि हमारा कितना था, 450, है ना, 450 था। और 450 से में से 350 को घटा दिए तो कितना आएगा, 100। तो इसी चीज को निकालने के लिए सकल प्राथमिक घाटा लाया गया। ठीक है ना, कि तुमने कितना घाटे में हो, तुम्हारी मतलब एक इकोनॉमिक्स में है ना, अर्थव्यवस्था में, कि ज्यादा घुसते हैं ना कि कैसे तुमने क्या किया, ये क्यों किया, वो क्यों, तो वो बात है। तो इसने कहा कि तब मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको ये निकालना है कि मेरा कितना दायित्व बन रहा है, मेरा पिछला अगर, तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप जो हमने पिछला ब्याज भरा है उसको माइनस कर दीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि हमारा क्या है औकात। ठीक है ना। उन्होंने कहा कि अच्छा तो क्या है इसका मतलब, तो कहा कि आप एक काम करिए कि आपने फिजिकल डेफिसिट निकाला ना 150 निकाला ना फिजिकल डेफिसिट, इसमें से जो हमने ब्याज भरा था उसको माइनस कर दीजिए। कितना, जितना हमने ब्याज भरा था। तो मैंने तुमसे बताया कि सकल ये कितना आया था, 150, और निवल ब्याज हमने कितना भरा था, 50 रुपए। तो इसको जब आप माइनस करेंगे तब आपको हमारा समझ में आएगा कि हमने क्या कितना डेफिसिट रखा है, तो 100 का। वही चीज जो यहाँ पर हम लोग निकाल रहे थे, या तो इसको 450 कर दें या तो बाद में जाके 50 घटा दें। तो ये है आपका, समझ रहे हो ना, फॉर्मूला लिख लियो, क्लियर है। तो अब उसके आगे चंदन, अब बस इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट समझने वाली चीजें हैं वो आपको यही थी, ठीक है। कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर उठाएंगे और उसको करेंगे। यहाँ तक क्लियर है ना चंदन? ओके।